हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यू और आप देख रहे हो यू एक्सप्लेनेशन डॉट ओ। और मुझे मालूम है कि इस वीडियो को लाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है। लगभग 3 महीने पहले मैंने एक सीरीज़ डाली थी इस चैनल के ऊपर, जिसके बाद मैं बिल्कुल ही गायब हो गया था, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और रही बात इस सीरीज़ की, ये सीरीज़ चेतन नरेटस नाम के एक चैनल के ऊपर इनकम्प्लीटेड थी, जिसके बारे में मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स जो मांगा और मानवा में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने मुझे बताया। और मज़े की बात तो ये है कि मैं इसको पहले से ही पढ़ रहा था। हालांकि ये सीरीज़ इनकम्प्लीटेड है, जिसके 203 चैप्टर आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा अपने चैनल के ऊपर। और अगर जो आप इसके पहले के चैप्टर देख चुके हैं तो कोई बात ही नहीं, और अगर जो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और भाई की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा उम्दा लेवल की है, आप जाकर देखो तो सही। तो चलिए भैया, इंट्रो चला दीजिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि च्यूयन को लेडी युगोंग के साथ यिंग यांग हार्मोनाइजेशन करना पड़ा था, जो कि वही चीज़ है जो तुम लोग समझ रहे हो। हालांकि च्यूयन लेडी युगोंग को बचा तो लेता है, लेकिन वो खुद ही की डिसोल्यूशन में चला जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि च्यूयन की यांग एनर्जी ने लेडी युगोंग की यिंग एनर्जी को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया होता है। लेकिन च्यूयन अपने आप को स्टेबल कर लेता है, वो अपने इनर माइंड के अंदर जाकर अपनी यिंग और यांग एनर्जी को हार्मोनाइज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे किसी तरीके से सक्सेसफुली करने के बाद च्यूयन की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलना चालू हो जाती है। लेकिन तभी च्यूयन की बॉडी के अंदर से उसकी यिंग और यांग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलना चालू हो जाती है। उसकी वो फोर्स पूरी तरीके से उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से च्यूयन हवा में फ्लोट करना चालू कर देता है। और देखते ही देखते च्यूयन की यिंग और यांग एनर्जी उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और वो एनलाइटमेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेकिन जैसे ही च्यूयन अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करता है, वैसे उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक पड़ना चालू हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। और उसी रोशनी के अंदर से च्यूयन बाहर आता है। उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हो गई थी और उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी। असल में च्यूयन अभी अपने दूसरे बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से गुजरा है, जिसका पहला उसके एकेडमी के अंदर हुआ था। च्यूयन को ब्रेक थ्रू करता देख एल्डर वांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्टेज को पहुंचने के लिए एल्डर वांग ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन अभी भी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनके आंखों के सामने एक 20 साल के लड़के ने उस स्टेज को अचीव कर लिया है। जैसे ही च्यूयन अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करता है, एल्डर वांग उसके पास जाते हुए उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं उसकी ब्रेक थ्रू करने के लिए, और तो और उसे बैटल के लिए भी चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि एल्डर वांग देखना चाहते थे कि एनलाइटमेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने के बाद इंसान की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एल्डर वांग के इस चैलेंज को च्यूयन स्माइल करते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ के अंदर अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और अपने दूसरे हाथ के अंदर अपनी टेलीकाइनेसिस को यूज करते हुए अपनी व्हाइट ड्रैगन ब्लेड को भी समन कर लेता है। जिसके बाद एल्डर वांग और च्यूयन एक खुली फील्ड के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो बिना किसी चिंता के फाइट कर पाए। यहाँ पर पहुंचते साथ ही च्यूयन अपनी बॉडी के अंदर से अपनी यिंग और यांग एनर्जी को बहुत ही ज्यादा फोर्स से रिलीज करता है, जिसे देखकर एल्डर वांग भी थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं से एल्डर वांग और च्यूयन की फाइट चालू हो जाती है, जहां पर च्यूयन अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को ही यूज कर रहा होता है और एल्डर वांग भी अपनी एक ही स्वॉर्ड को यूज कर रहे होते हैं। जिसके बाद च्यूयन अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर अपनी डिमोनिक एनर्जी को इम्ब्यूड करते हुए एल्डर वांग के ऊपर अटैक करता है, जिसे एल्डर वांग भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसे देखकर च्यूयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। च्यूयन अपने मन के अंदर बोलता है कि एल्डर वांग ने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी इनहैंस की को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से वो मेरे इस अटैक को फिर से ब्लॉक कर पाए। और तो और च्यूयन एल्डर वांग की स्वॉर्ड मूवमेंट्स और उनकी जेंटल स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इस तरफ एल्डर वांग भी समझ जाते हैं कि वो इस तरीके से च्यूयन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को भी समन कर लेते हैं। जिसके बाद वो च्यूयन के ऊपर अपनी दोनों स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे च्यूयन भी अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड से स्लैश करते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है। उनके दोनों की पावर के प्रेशर इतने ज्यादा थे कि वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं मिल रही है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और तो और इसकी ये स्वॉर्ड टेक्निक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एल्डर वांग ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी च्यूयन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए एल्डर वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे एल्डर वांग बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि मेरी शोल्डर की इंजरी की वजह से मुझे अपनी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा भारी लग रही है, और तो और इस लड़के की इनर की भी मुझसे ज़्यादा है, इसलिए अगर जो ये मैच ज़्यादा देर तक खींचा तो ये मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा। मुझे जितनी जल्दी हो पाए इस मैच को अपनी एक स्ट्राइक के अंदर ख़त्म करना होगा। ये बोलकर एल्डर वांग अपने शॉट के ऊपर अपनी ग्रिप को बढ़ा लेते हैं और वो बड़ी तेज़ी से मूव करते हुए च्यूयन के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए आगे को गुजर जाते हैं। लेकिन एल्डर वांग ने जिसके ऊपर अटैक किया होता है वो केवल च्यूयन की एक आफ्टर इमेज थी, जिसे देखकर एल्डर वांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे कि च्यूयन वहाँ से इतनी तेज़ी से रिएक्ट किया कि उसकी एक आफ्टर इमेज बन गई और वो वहाँ से गायब भी हो गया। एल्डर वांग अभी चिंता की स्थिति में थे कि च्यूयन बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हुए उनके पीछे आ जाता है और उनके गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे एल्डर वांग महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन च्यूयन के उस अटैक को रोकने में एल्डर वांग की हालत खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से च्यूयन के उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद एल्डर वांग भी अपनी स्वॉर्ड से च्यूयन के ऊपर एक स्लैश लगा देते हैं, जिससे च्यूयन बड़ी आसानी से एल्डर वांग के उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है।
जैसे ही च्यूयुन एल्डर वांग के उस अटैक को ब्लॉक करता है, एल्डर वांग अपने ही उस अटैक के पीछे से च्यूयुन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से स्टैप करने की कोशिश करते हैं, जिसे च्यूयुन भी बड़ी तेजी से उछलकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। एल्डर वांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार च्यूयुन हवा में एकदम से फिर से कैसे गायब हो गए। तभी च्यूयुन एकदम से एल्डर वांग के पीछे अपेयर होता है, जिसे एल्डर वांग भी महसूस कर लेते हैं। एल्डर वांग बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हुए च्यूयुन के ऊपर पीछे घूमकर एक स्लैश लगाते हैं, लेकिन च्यूयुन भी बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हुए फिर से अपनी उसी टेक्निक को यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। एल्डर वांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का कर कैसे रहा है, लेकिन अब तक एल्डर वांग समझ जाते हैं कि च्यूयुन अभी अपने क्विंगजोंग के पीक रेलम के व्हाइट स्टफ को यूज कर रहा है। और इधर हमें च्यूयुन को दिखाया जाता है जो अपने व्हाइट स्टफ को यूज करते हुए आसमान के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। च्यूयुन अपनी बॉडी को आसमान के अंदर एकदम से एक्सेलरेट करते हुए एल्डर वांग की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। एल्डर वांग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, बेसिकली वो कुछ छोटे शब्दों में च्यूयुन की तारीफ करते हैं। और इस तरफ आसमान से आते हुए च्यूयुन के उस अटैक को एल्डर वांग अपनी दोनों स्वॉर्ड को क्रॉस करके ब्लॉक करने लगते हैं, लेकिन च्यूयुन के उस अटैक के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वहां की जमीन पूरी तरीके से शैटर हो जाती है। इस तरफ उस बैटलफील्ड से कोसों दूर खड़े च्यूयुन के दोस्त च्यूयुन की फाइट को देख रहे होते हैं और उस जगह पर एल्डर वांग और च्यूयुन का बैटल का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वहां से कोसों दूर खड़ा हाओ बॉन्ग अपनी रिलम कम होने की वजह से बुरी तरीके से कांप रहा होता है। लेकिन मुगी तो एल्डर वांग और च्यूयुन के बैटल से निकल रहे फाइट को महसूस कर च्यूयुन की चिंता करने लगती है। मुगी बोलती है, अगर जो ये दोनों लोग इसी तरीके से फाइट करते रहे तो ये दोनों लोग एक दूसरे को घायल कर देंगे, जिसका जवाब देते हुए एल्डर यांग मुगी से बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें से कोई भी अपनी जानलेवा टेक्निक या अपनी अल्टीमेट आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा है। एल्डर यांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि इनमें से कोई अपनी ऑफेंसिव या अपनी कोई अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इनके दोनों की बैटल से निकल रहे प्रेशर की वजह से आसपास की फील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। और यहीं से सीन चेंज होकर एल्डर वांग और च्यूयुन के बैटल के ऊपर आता है, जहां पर एल्डर वांग च्यूयुन से बोलते हैं, डीमन लॉर्ड मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जिस पे च्यूयुन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। एल्डर वांग च्यूयुन से बोलते हैं कि आप मुझे अपनी उन पावर्स को दिखा सकते हैं जिसे आपने अपने मिस्टिक रेलम के पीक पर जाकर इनहेरिट की हैं। उनकी ये बात सुनकर च्यूयुन एल्डर वांग को वार्न करते हुए बोलता है कि आपने जिस बारे में अभी बोला क्या आप उसके बारे में श्योर हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। च्यूयुन की ये बात सुनकर एल्डर वांग अपनी स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोलते हैं कि आपको इतना ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इंटरनल की के मामले में मैं आपसे थोड़ा कम हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड के 5 ग्रेटेस्ट वॉरियर की रैंक पर यूं ही नहीं आ गया। ये बोलते हुए एल्डर वांग अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि मैंने अभी तक अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि च्यूयुन के इस अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी उस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। और इस तरफ च्यूयुन वापस से अपनी स्वॉर्ड को अपने रिस्ट के अंदर समन कर लेता है और वो बोलता है, असल में बात तो ये है कि मैं भी अपनी पावर्स को कहीं पर यूज करना चाह रहा था। च्यूयुन को अपनी स्वॉर्ड को अपने रिस्ट के अंदर वापस से समन करता देख एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड ने अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपने रिस्ट के अंदर समन कर लिया। क्या डीमन लॉर्ड ने अपने मिस्टिक रेलम के अंदर किसी एनर्जी आर्ट को इनहेरिट किया है? और इस तरफ च्यूयुन अपनी हाथ की 2 उंगलियों को अपने फोरहेड के पास लाकर उनके अंदर अपने निगोंग माने अपनी की को फ्लो करना चालू कर देता है। च्यूयुन बोलता है, मैंने अपनी मिस्टिक रिलम के पीक के अंदर से 2 चीज़ों को इनहेरिट किया है। च्यूयुन की ये बात सुनकर एल्डर वांग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, 2 चीज़ें? आखिर कौन सी 2 चीज़ें? ये बोलते हुए एल्डर वांग च्यूयुन से उन 2 चीज़ों के बारे में पूछने ही लगते हैं कि तभी एल्डर वांग को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। एल्डर वांग घबराते हुए जब अपने पैरों के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर किसी अजीब चीज़ को देखकर एल्डर वांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर वांग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक ब्लैक फ्रॉस्ट है। और जब हम लोगों को इसी सीन को थोड़ी दूर से दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि च्यूयुन की उस ब्लैक फ्रॉस्ट ने पूरी की पूरी बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। और यही नहीं, च्यूयुन अपनी ब्लैक फ्रॉस्ट को यूज करते हुए लेडी युगोंग के जैसे अपनी आइस ब्लेड्स को भी बना लेता है। च्यूयुन की इस जानी पहचानी एबिलिटी को देखकर एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, ये तो उसी तरीके की फ्रॉस्ट टेक्निक है जिसे युगोंग अपने रेज मोड में जाकर यूज करती थी। हाँ, मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड ने युगोंग की यिंग एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, लेकिन फिर भी युगोंग की इस टेक्निक को इस तरीके से यूज कर पाना क्या सच में पॉसिबल है? और इस तरफ हमें च्यूयुन को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर हजारों की तादाद में ब्लैक फ्रॉस्ट से बनी हुई ब्लेड हवा के अंदर फ्लोट कर रही होती है, जिसे च्यूयुन अपने हाथ की 2 उंगलियों से कंट्रोल करते हुए एल्डर वांग के ऊपर अपनी सारी की सारी ब्लेड्स को लॉन्च कर देता है। लेकिन एल्डर वांग के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा होता है कि च्यूयुन के इस अटैक से एल्डर वांग जरा सा भी डरे हैं। एल्डर वांग च्यूयुन से बोलते हैं, बहुत अच्छे डीमन लॉर्ड, जितना मैंने सोचा था आप उससे कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आप अपनी इस स्किल के साथ बड़ी आसानी से पूरी आर्मी को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। ये बोलते हुए एल्डर वांग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि युगोंग के मुकाबले यहाँ पर पहले से कई ज्यादा शॉट्स हैं, लेकिन इन्हें रोक पाना नामुमकिन नहीं है। अगर जो मैं इन ब्लेड के पाथ को, मतलब कि जिस डायरेक्शन से ये ब्लेड मेरी तरफ आ रही है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मैं इन अटैक्स को ब्लॉक कर लूंगा। एल्डर वांग अपनी स्ट्रेटेजी बना ही रहे होते हैं कि आसमान में फ्लोट कर रही वो हजारों ब्लेड एल्डर वांग के करीब आते साथ ही वहीं पर रुक जाती हैं। च्यूयुन को अपने अटैक्स को रोकता देख एल्डर वांग को लगता है कि च्यूयुन उन्हें बहुत ही ज़्यादा नीची नज़रों से देख रहा है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं। वो चिल्लाते हुए च्यूयुन से बोलते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ डीमन लॉर्ड, आपने अपने अटैक्स को रोक क्यों दिया? क्या आप मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं? ये चीज़ एल्डर वांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और चीखते हुए बोलते हैं। च्यूयुन बोलता है कि एल्डर वांग ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरे सेकंड एनलाइटमेंट, मतलब मेरी सेकंड टेक्निक जिसे मैंने अपनी मिस्टिक रेलम के पीक के ऊपर जाकर सीखा है, उसके मुकाबले ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। च्यूयुन की ये बात सुनकर एल्डर वांग कंफ्यूज हो जाते हैं और उधर च्यूयुन अपनी सेकंड टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है।
च्यून जब अपनी सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसकी ब्लैक कलर की सारी ब्लेड व्हाइट कलर के स्वॉर्ड के अंदर तब्दील हो जाती हैं। और ऐसा ही च्यून अपनी सारी की सारी ब्लेड्स के साथ में करता है। वो अपनी सारी की सारी ब्लेड्स को अपनी स्वॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए अपनी टेलीकाइनेसिस को यूज़ करते हुए हवा के अंदर फ्लोट करने लगता है। च्यून अपनी हवा में फ्लोट हो रही स्वॉर्ड्स को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं अपनी इस टेक्निक को केवल आधे घंटे तक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। ये बोलकर च्यून अपनी उंगलियों के इशारों से अपनी सारी शॉट्स को एल्डर वांग के ऊपर लॉन्च कर देता है। च्यून का यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि एल्डर वांग के करीब एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन किसी तरीके से एल्डर वांग बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एल्डर वांग च्यून के इस अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि 12 एक्सपर्ट अपनी अलग अलग मार्शल आर्ट्स को यूज़ करते हुए मेरे ऊपर साथ में अटैक कर रहे हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर ये बोल ही रहे होते हैं कि च्यून की एक शॉट एल्डर वांग के एब्डोमिनल के ऊपर एक कट लगाकर आगे निकल जाती है। एल्डर वांग च्यून के इस अटैक को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। च्यून की एक शॉट एल्डर वांग के एब्डोमिनल के ऊपर एक स्क्रैच लगाकर आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड होने लगता है। और दूसरी शॉट एल्डर वांग के दूसरे एब्डोमिनल के ऊपर अटैक करने लगती है कि एल्डर वांग अपनी शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। अपने मन के अंदर ये चीज़ बोलते हुए एल्डर वांग च्यून के उस अटैक की वजह से पीछे हटने लगते हैं। और इस तरफ उस बैटलफील्ड से कोसों दूर खड़े च्यून के जितने भी दोस्त ये चीज़ देख रहे होते हैं, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक एल्डर वांग का खुद का बेटा ये जब दिखता है तो वो भी देखकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर वांग का बेटा अपने मन के अंदर बोलता है, नामुमकिन, मेरे फादर ही हैं जो च्यून के ये सारे अटैक ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वहीं पे खड़ा भाग गई। अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि पहले च्यून ने अपनी एनर्जी को अपने फिजिकल स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट किया, और यही नहीं, उसकी हर एक स्वॉर्ड अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट को यूज़ कर रही है। मैंने कभी अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि की कंट्रोलिंग को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डेमन लॉर्ड ह्यूमन लिमिट्स को भी पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं। और इस तरफ च्यून एल्डर वांग के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। च्यून के ये अटैक इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं कि एल्डर वांग को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, डैम इट, ये लड़का मेरे ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है बिना किसी ओपनिंग के, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर अपनी किसी भी तरीके की सैक्रेड टेक्निक को नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। एल्डर वांग अपने दांत को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं कि केवल इसकी अटैक पावर नहीं, इसकी इनर की भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये लड़का जिस स्किल को यहाँ पर यूज़ कर रहा है उस स्किल के अंदर बहुत ही ज़्यादा निगोंग लगती है। निगोंग माने इनर की, तो कंफ्यूज मत होना। एल्डर वांग बोलते हैं कि आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा, क्या इसके पास अनलिमिटेड इनर की है, और अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। ये बोलकर एल्डर वांग च्यून के उस सारे अटैक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉच कर पा रहे होते हैं, और अगर जो ये इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। ये बोलते हुए एल्डर वांग अपनी लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं। और उस तरफ च्यून किसी दिक्कत के एल्डर वांग से थोड़ी दूर खड़े होकर अपनी उंगलियों के इशारे से एल्डर वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से लगातार अटैक कर रहा होता है कि तभी उन स्वॉर्ड अटैक के बीच में से एक चीखने की आवाज़ आती है। एल्डर वांग च्यून से रुकने के लिए बोलते हैं। जब एल्डर वांग च्यून से ये चीज़ बोल रहे होते हैं उसी वक्त एक स्वॉर्ड एल्डर वांग के करीब बढ़ रही होती है, लेकिन तब तक च्यून सुन लेता है कि एल्डर वांग ने हार मान ली है, जिसकी वजह से च्यून अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है। और च्यून की वो शॉट्स जो एल्डर वांग के ऊपर अटैक कर रही होती हैं वो एल्डर वांग के सर के ऊपर पॉइंट करते हुए वहीं पर रुक जाती हैं। च्यून की शॉट्स को अपने सर के इतने ज्यादा करीब देखकर एल्डर वांग के पसीने छूट जाते हैं। एल्डर वांग के हाथों से छूटकर एल्डर वांग की दोनों शॉट जमीन पर गिर जाती हैं और एल्डर वांग भी घुटने पर आ जाते हैं। वो बहुत जोरों से हाफ रहे होते हैं। एल्डर वांग के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा होता है कि एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा सहमे हुए हैं और गुस्से में भी हैं। और उस तरफ च्यून एल्डर वांग के ऊपर अभी भी अपनी सारी शॉट्स को पॉइंट किए होता है। च्यून एल्डर वांग से बोलता है, एल्डर वांग क्या वो अपनी आप हार मानते हैं? च्यून की ये बात सुनकर एल्डर वांग गुस्से में अपनी दांत को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, शाह मेरी इस हालत को देखकर अभी भी तुम ये कह रहे हो? एल्डर वांग च्यून के उस अटैक की वजह से अपने घुटने पर आ गए थे, लेकिन अपने पैरों के ऊपर आते हुए एल्डर वांग च्यून से बोलते हैं, हाँ डेमन लॉर्ड, मैं अपनी हार मानता हूँ। एल्डर वांग को अपनी हार मानता देख च्यून के सारे सबऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर वांग दुनिया के 5 उत्तम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं और उसी मार्शल आर्टिस्ट को च्यून ने उनकी आंखों के सामने हराया है, जिसकी वजह से च्यून भी अब दुनिया के 5 उत्तम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से एक के नाम से जाना जाएगा। और यहीं से सीन चेंज होकर साउथ ईस्ट के जियांगशु प्रोविंस के नांगजिंग 3 माउंटेन्स के ऊपर आता है और उन्हीं माउंटेन्स के बीच में हमें किसी सेक्ट को दिखाया जाता है और उसी सेक्ट के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो शायद इस सेक्ट का लीडर है। यहाँ पर किसी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है कि ये इस सेक्ट का लीडर है या फिर ये कौन है, सो मुझसे मत पूछना, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बंदा किसी तरीके से ब्लेड स्वॉर्ड क्लैन से जुड़ा हुआ है। वह बंदा अपने सामने नील के हुए अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि ली बैक का पॉइजन वॉर्म फट चुका है? जिसके जवाब में उसका सबऑर्डिनेट उसे हाँ कहता है। तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर
उसी इंसान की बात हो रही है जिसने एक ओल्ड आदमी का मास्क लगाया हुआ होता है, जिससे आगे अभी हम मिलेंगे। वो लीडर अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि जिस चीज को लेने के लिए ली बैक अबाइडेड शॉर्ट वैली में गया था, क्या उस बंदे की छोड़ी गई उस चीज को वो हासिल करने में कामयाब रहा? जिसके जवाब में उसका सबॉर्डिनेट घबराते हुए बोलता है कि हाँ, एल्डर ने उस चीज को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाए। यहाँ पर उसी मैनुअल के बारे में बात हो रही है जो मैनुअल हेवनली डॉक्टर के पास थी। अपने सबॉर्डिनेट की यह बात सुनकर वो लीडर गुस्से में अपनी सीट के ऊपर जोरों से हाथ मारता है और बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके का भद्दा मजाक है? माना कि हम लोग उस चीज को हासिल करने में नाकामयाब रहे, लेकिन क्या तुम लोग मेरे भाई की बॉडी को ढूंढकर वापस मेरे पास नहीं ला पाए? अपने लीडर का ये गुस्सा देखकर उसके सबॉर्डिनेट पसीने में तर हो जाता है। मुझे माफ कर देना, यहाँ तक मैंने अपने स्पाइस को भी लगा दिया था उनकी बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उनकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाए। ठीक उसी तरीके से ब्लेड शॉट सबॉर्डिनेट्स के सारे मास्टर की बॉडी गायब है, जिन्हें हम लोग ढूंढने में नाकामयाब रहे।